इंस्ट्रक्टर जैक्स की बात याद करते हुए यान तुरंत समझ गया, वारिस पर भी वही पाबंदी लगी है। इरेक्टस के चेलों को भी उस निशान के बारे में बोलने की मनाही थी और इसकी सजा बहुत क्रूर थी। ट्रेन के फर्श पर गहरा खून फैल गया। यान उसे देखता रहा और सोच में डूब गया। वो निशान जो भी था वो सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि इतना खतरनाक था कि उसे बोलने वाले की मौत पक्की थी। यान अपने हारे हुए दुश्मनों के बीच खड़ा था। ट्रेन की आवाज के अलावा वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसे यकीन हो गया कि अब इनसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक खौफनाक राज था जिसे खामोशी से दबा दिया गया था। हाथ बांधे और गहरी सोच में डूबे यान ने उस कड़वी हकीकत को स्वीकार किया। इस सब हंगामे और खामोशी के बावजूद उसे एक नया सुराग मिल गया था। वो निशान जो सिर्फ सच्चाई की तरफ इशारा नहीं कर रहा था बल्कि एक नई शुरुआत की तरफ ले जा रहा था। अब यान के पास एक एक करके सच सामने लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। साथ में एक समझदार बुजुर्ग होने से पलड़ा थोड़ा उनकी तरफ झुक गया था। अब बस जिंदा ट्रेन से उतरना था, पर यह काम भी किसी तलवार की धार पर चलने जैसा लग रहा था। अचानक पहले डिब्बे के पास एक जोरदार धमाका हुआ जिसने एक पल में सबके होश उड़ा दिए। उत्तरी मिशन के लीडर ने फौरन उस तरफ देखा, जैसे रात का सन्नाटा ही फट गया हो। यान माथे पर बल डालकर सोचने लगा कि जादू और फौलाद से बनी इस ट्रेन में ऐसा क्या था जो इतने जोर से फट सकता था। धमाका इतना जबरदस्त था कि लगा जैसे इसे बहुत सोच समझकर किसी बड़ी तबाही के लिए किया गया हो। नरक क्रांतिकारी सेना की 7वीं कोर की कमांडर, जो अभी भी दीवार से एक बड़ी तलवार के सहारे टिकी हुई थी, जोर जोर से खांसने लगी। उसके होठों पर खून के छींटे थे और वो तेजी से सांसें ले रही थी। तलवार से दबे होने के बावजूद उसने अपना सिर उठाया और हाथ में एक छोटा सा डिवाइस दिखाया जिस पर एक लाल बटन था। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ यान को बताया कि इंजन रूम में आग लग चुकी है। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि यान कभी भी सही समय पर ट्रेन को नहीं रोक पाएगा। उसके मुताबिक एक जादुई पत्थर अपनी हद से ज्यादा गर्म हो चुका था, एक ऐसा कोर जो अब बस फटने ही वाला था। उसने बताया कि उस अस्थिर पत्थर की वजह से ट्रेन अब एवलॉन स्टेशन पर रुक ही नहीं पाएगी, बल्कि वो बेकाबू होकर आगे बढ़ेगी और उसकी ये तेज रफ्तार ही तबाही का कारण बनेगी। वो बड़ी बेरहमी से बताने लगी कि धमाका इतना जोरदार होगा कि उत्तरी राजधानी कांप उठेगी और आग की लपटें आसमान को छू लेंगी, पूरी रात को श्मशान बना देंगी। हेली ने अपने चेहरे से बहते खून के बीच ये कहना चाहा कि उनमें से कोई भी इसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा, पर दर्द और उखड़ती सांसों की वजह से उसकी बात गले में ही अटक गई। उसका चेहरा ऐसे बिगड़ने लगा जैसे शरीर से जान निकल रही हो। यान उलझन में पड़ गया। उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। यादों और हकीकत का ये अंतर उसे परेशान कर रहा था। किस्मत अब उस रास्ते पर नहीं चल रही थी जो वो जानता था। अगर धमाका होने ही वाला था तो वहां से निकलना अब जरूरी हो गया था। जैसे ही वो कुछ करने के लिए बढ़ा, पीछे से एक हाथ ने उसका कंधा कसकर पकड़ लिया। वो मोमोन थी जो उस शोर शराबे में चिल्लाकर कह रही थी कि उन्हें पहले जिंदा बचना होगा और इस लोहे के दानव को तबाही का गोला बनने से रोकना होगा। अगर ये जादू की पूरी ताकत से टकराई तो कयामत आ जाएगी। जादूगरनी को हौसला देते हुए यान ने अपनी सांसें काबू में की। हालांकि उसने ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी, पर वो हार मानने वाला नहीं था। ये मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो इसका सामना डटकर करेगा। इसी बीच ट्रेन के इंजन रूम में भीषण आग लग गई थी और आग की लपटें मशीनों को निगल रही थीं। तीसरे डिब्बे की छत पहले ही उड़ चुकी थी और उसका टूटा हुआ ढांचा रात के आसमान के नीचे नंगा खड़ा था।
लेकिन उस बेकाबू दौड़ती ट्रेन के रास्ते में एक अकेला शख्स खड़ा था, 7वीं रैंक का शाही नाइट, एकदम अचल और निडर। सुनहरे बालों वाला ये योद्धा कायल था, जिसकी आंखों में गजब का पक्का इरादा दिख रहा था। तबाही को सामने देखकर भी वो जरा नहीं डरा और ट्रेन के आगे एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया। इंजन रूम के टूटे हुए हिस्से से भड़कती हुई आग निकली, जिसकी रोशनी में पटरियां नारंगी चमक रही थीं और अंधेरे मैदानों में डरावनी परछाइयां बन रही थीं। धमाके के बावजूद ट्रेन बिना रुके एवलॉन की तरफ दौड़ रही थी। कायल को सम्राट लियोन कैवलान का हुक्म याद था कि किसी भी हाल में उस बुजुर्ग सलाहकार को बचाना है, और उसे अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास था। पर वो उस बेकाबू ट्रेन को शहर से टकराने नहीं दे सकते थे। फर्ज सिर्फ एक जान बचाने तक नहीं था, बल्कि उन अनगिनत मासूमों की जान बचाने का भी था जो अगली सुबह का इंतजार कर रहे थे। कायल जैसे 7वीं रैंक के शाही नाइट के लिए भी ये कोई आसान काम नहीं था। इतनी भारी और तेज ट्रेन को रोकना किसी चमत्कार से कम नहीं था। शाही नाइट राज्य की सेना में सबसे ऊंचे ओहदे पर होते थे, जो सम्राट और राजधानी के रक्षक थे। उनकी कसम महज दिखावा नहीं, बल्कि उनके वजूद का हिस्सा थी। कहा जाता था कि इस खास गुट में सिर्फ वही शामिल हो सकते थे जिन्होंने तीसरी रैंक से ऊपर की ताकत हासिल की हो, ऐसे योद्धा जिनकी काबिलियत आम इंसानों से कहीं बढ़कर थी। हर नाइट की ताकत किसी कुदरती आफत जैसी थी, जैसे कोई तूफान, भूकंप या दहकती आग, जो अकेले ही युद्ध के मैदान का पासा पलट सकते थे। अब और कोई रास्ता न देख कायल ने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और अपनी पूरी इच्छा शक्ति और जादुई ताकत बटोरकर उस जलते हुए लोहे के पहाड़ को रोकने के लिए तैयार हो गया। वो भारी भरकम ट्रेन डरावनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और उस अकेले नाइट के सामने उसका आकार और भी विशाल लग रहा था। कायल ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं और उस आपाधापी में खुद को शांत किया। उसे लॉर्ड वैगोरा की सीख और उम्मीदें याद आईं, जिससे उसका हौसला और बढ़ गया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसकी नजर में एक तेज चमक थी। वो जो भी करने जा रहा था, उसके लिए उसने मन ही मन प्रार्थना की कि लॉर्ड वैगोरा उसे इसके अंजाम के लिए माफ कर दें। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, शाही हमला करना। आग एक के बाद एक डिब्बे में फैलती जा रही थी, जैसे पूरी ट्रेन को जलाकर राख कर देगी। अपनी तलवार में असीमित जादू भरते हुए कायल ने जादुई ऊर्जा की एक तेज धार छोड़ी और उसे सीधे ट्रेन के सामने की तरफ दे मारा। वो तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसने पूरी ट्रेन को अपनी लपेट में ले लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद तबाही रुक जाएगी। डिब्बे के अंदर से यान उस जादुई रोशनी को देख रहा था। टूटे हुए लोहे पर पड़ती उस रोशनी को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी और यकीन न कर पाने वाले भाव थे। पर उसे कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि उसका गुस्सा भड़क उठा। वो उस रोशनी को घूरने लगा। वो बहुत ज्यादा और खतरनाक थी, जैसे अपनी हद पार कर रही हो। आग की लपटें कम होने लगीं और कायल का जादुई नूर पूरी ट्रेन पर किसी बारिश की तरह बरसने लगा, जिसने उस आग को दबा दिया। सब शांत होने के बाद शाही नाइट कायल वहां खड़ा था, जिसके पीछे 8 नंबर वाला उसका चोगा लहरा रहा था, जो उसके ओहदे की पहचान था। उसके आसपास अभी भी चिंगारियां उड़ रही थीं, जो उस भीषण आग की निशानियां थीं जो कुछ देर पहले सब कुछ खाक कर देना चाहती थी। पलटे हुए डिब्बों को देखते हुए कायल का चेहरा सख्त हो गया। वो उन बागियों की बेरहमी के बारे में सोचने लगा जिन्होंने अपने मकसद के लिए इतने मासूमों की जान खतरे में डाल दी थी। उसके सामने शाही सलाहकार हुगोर बैठे थे, जिन्होंने बड़े आराम से कहा कि ट्रेन के पटरी से उतरने के जिम्मेदार कायल खुद हैं। थोड़ा सोचने के बाद कायल ने भी हामी भर दी। उस विद्वान को सही सलामत देखकर कायल ने राहत की सांस ली।
सम्राट लियोन और शहजादे के गुरु का ऐसी तबाही से बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन दोनों के बीच एक पलटा हुआ डिब्बा पड़ा था और टूटे लोहे पर अब भी आग सुलग रही थी। हुगोर ने मजाकिया लहजे में कहा कि वो मरते मरते बचे हैं। काइल ने फौरन सफाई देने की कोशिश की और कहा कि उन्होंने उसे गलत समझा है। उसका मकसद बचाना था, किसी की जान जोखिम में डालना नहीं। उसे लेडी लोरेना बियोवुल्फ पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि जरूरत पड़ने पर वो बुजुर्ग की हिफाजत करने के लिए काफी ताकतवर और समझदार हैं। और हुआ भी यही। लोरेना ने समझदारी दिखाते हुए पटरियों को तोड़ दिया था ताकि ट्रेन पटरी से उतर जाए और शहर से न टकराए। हालांकि डिब्बे खराब हुए, पर बंधक और बुजुर्ग सलाहकार जिंदा बच गए। अकादमी की सबसे काबिल स्टूडेंट से उसे यही उम्मीद थी। पर लोरेना ने बड़ी विनम्रता से कहा कि ट्रेन को पटरी से उतारने में अकेले उसका हाथ नहीं था। तभी एक आदमी उसके पास आया और उसके कंधे पर काले दस्ताने वाला हाथ रखकर इस पूरी घटना को मामूली बात बताया, जैसे कोई छोटी सी उलझन जिसे सुलझा लिया गया हो। वो क्रूर ड्वाइट था, जिसके तेज दिमाग के लिए युद्ध के मैदान की समझ ही सब कुछ थी। उसकी नज़र में स्पेशल फोर्स के किसी भी सिपाही के लिए हालात को समझना सबसे जरूरी था। काइल अब समझ गया था कि स्पेशल फोर्स में लेडी लोरेना के अलावा और भी कई होनहार लोग हैं। क्रूर ड्वाइट खुद पहले नंबर की रैंक के बहुत करीब था। वहां चेरिल भी खड़ी थी, पर उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी दिख रही थी। काइल ने उसकी उलझन को महसूस तो किया, पर वो ये नहीं समझ पाया कि उसकी गुमसुम नजरों के पीछे क्या बात है। काइल से बात करते हुए लोरेना ने उसे इज्जत से सर कहा और उस दूसरे आदमी के बारे में बताया जो उस हमले में शामिल था, जिसका निशाना सीधे वो बुजुर्ग थे। ब्लैक टाइगर अमोर का नाम सुनते ही काइल के तेवर फौरन बदल गए। वो इस नाम और इसके पीछे छिपे खतरे को अच्छे से जानता था। ब्लैक टाइगर अमोर नाम के उस कातिल को ये नाम उसकी खूंखार जादुई ताकत की वजह से मिला था, जो किसी जंगली बाघ की तरह थी। 10 साल पहले ही वो तीसरी रैंक पर पहुंच चुका था, जो इस बात का सबूत था कि वो कोई मामूली दुश्मन नहीं बल्कि एक मंझा हुआ शिकारी था। काइल का सामना ब्लैक टाइगर अमोर से पहले भी हो चुका था और उसकी यादें आज भी किसी पुराने जख्म की तरह ताज़ा थीं। तब काइल जीत नहीं पाया था, बल्कि बुरी तरह हारा था। उस कातिल की रफ्तार और ताकत के आगे एक रॉयल नाइट का आत्मविश्वास भी फीका पड़ गया था। और अब ट्रेन हादसे के बाद जब उसे लगा कि काइल करीब आ रहा है, तो अमोर रात के अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे सुबह होते ही परछाई मिट जाती है। लेडी लोरेना बियोवुल्फ से बात करते हुए अमोर ने बड़े शांत और शिष्ट अंदाज में विदा ली और वादा किया कि वे फिर मिलेंगे। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने उसे बियोवुल्फ की बेटी कहकर पुकारा, जैसे उसका खानदान कोई तारीफ भी हो और उसकी पहचान के लिए एक चुनौती भी। लोरेना की बात सुनकर रॉयल नाइट काइल एक कड़वे नतीजे पर पहुंचा। वो बदनाम ब्लैक टाइगर बस इत्तेफाक से वहां नहीं आया था, उसने क्रांतिकारी सेना से हाथ मिला लिया था। एक कातिल और विद्रोहियों का यह मेल किसी एक हमले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला था। खतरा तो था, पर काइल इस बात से हैरान था कि लोरेना ब्लैक टाइगर अमोर के सामने डटी रही और जिंदा बच गई। लोरेना भले ही इस बात को मामूली बता रही थी, पर शाही सलाहकार हुगोर उसे गौर से देख रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में एक शक था, जैसे उन्हें उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन न हो। पटरी से उतरी ट्रेन के टूटे फूटे ढांचे के पास मोमोन की तेज नजरों ने यान के कपड़ों पर एक गहरा धब्बा देखा। फटे हुए कपड़े के नीचे एक जख्म था जो धीरे धीरे दर्द दे रहा था। स्पेशल दस्ते का वो बेचारा नाइट अपना दर्द ठीक से छिपा नहीं पा रहा था और उलझन में था कि अब क्या करे। जब मोमोन ने उसकी लापरवाही के लिए उसे टोका,
तो उसने सख्ती से याद दिलाया कि उसका शरीर अब सिर्फ उसका नहीं है, उससे उसके साथियों और साम्राज्य की उम्मीदें जुड़ी हैं, और अपना ख्याल रखना उसका फर्ज है। यान ने उसकी डांट को अनसुना कर दिया और चिढ़कर कहा कि फालतू की बातें मत करो। पर वो भी जानता था कि हालात उसके अंदाजे से बाहर निकलते जा रहे हैं। ऐसी चीजें हो रही थीं जो उसकी पिछली जिंदगी में कभी नहीं हुई थीं। ब्लैक टाइगर अमोर का हमला, काइल का बीच में आना, और यहाँ तक कि पैसेंजर ट्रेन का वो भयानक धमाका, ये सारी अजीब बातें उसके भरोसे को डगमगा रही थीं। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी पिछली जिंदगी में उत्तर की तरफ कोई वॉलंटियर नहीं भेजा गया था। लेकिन जब यान खुद उस तरफ बढ़ा तो इतिहास ही बदल गया। शायद इसी वजह से क्यूपिड यानी ब्लैक टाइगर अमोर उनके रास्ते में आ गया। इन बदलावों की वजह से ऐसी हलचल शुरू हो गई थी जिसका अंजाम वो भी नहीं जानता था। उस रात की घटनाओं ने किस्मत का रास्ता बदल दिया था, और अब से हर कदम फूंक फूंक कर और पूरी सावधानी के साथ रखने की जरूरत थी। यान एक पलटे हुए डिब्बे के पास खड़ा था। उसका जख्मी हाथ कपड़े से बंधा हुआ था और वो गहरी सोच में डूबा था। तभी एक शख्स सधे हुए कदमों से उसके पास आया। वो साफ तौर पर यान को ही ढूंढ रहा था। वो शाही सलाहकार हुगोर थे, वही मशहूर वैज्ञानिक जिन्होंने सम्राट लियोन कैवलान और शहजादे को पढ़ाया था। उस बुजुर्ग ने मिशन के इस युवा लीडर से अकेले में बात करने की इजाजत मांगी। उन्होंने कबूल किया कि यान को राजधानी में ही रहना चाहिए था, आगे उत्तर नहीं जाना चाहिए था। हुगोर को बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से इतने लोगों की जान खतरे में पड़ गई। उनकी नजर यान के पट्टी बंधे हाथ पर पड़ी। वो स्खम ट्रेन चलने के बाद लगा था। हुगोर का चेहरा और उतर गया, जैसे वो इस चोट के लिए भी खुद को ही जिम्मेदार मान रहे हों। हुगोर तब हैरान रह गए जब यान ने बड़े आराम से मान लिया कि हाँ, यह बोझ वाकई काफी भारी था। यान की इस बेबाकी ने उन्हें दंग कर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा लड़का इतनी खरी बात कहेगा। अपनी आंखें मूंद कर सम्राट के उस पुराने गुरु ने एक सच स्वीकार कर लिया। अब वो इस नाइट के कर्जदार थे। ये कर्ज पैसों का नहीं, बल्कि इज्जत और जिम्मेदारी का था। उन बुजुर्ग विद्वान ने अपने लबादों में से धातु की एक चौकोर पट्टी निकाली और यान की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि इसे बिना किसी हिचकिचाहट के रख ले। यान ने उस अजीब चीज को बड़े गौर से देखा, उसके आकार और उस पर बनी नक्काशी को महसूस किया। उसे समझ आ गया था कि ये दिखने में जितनी मामूली है, उससे कहीं ज्यादा कीमती है। हुगोर ने समझाया कि उस पट्टी पर उनका नाम और मुहर लगी है। इसे पास रखने का मतलब होगा कि यान उनका खास आदमी है। यह भरोसे और ताकत की वो निशानी थी जिसे जानकार लोग तुरंत पहचान लेते। उन्होंने बताया कि यह मामूली सी प्लेट उन दरवाजों को भी खोल सकती है जो बंद रहते हैं, और वहां भी असर दिखा सकती है जहां सिर्फ ताकत काम नहीं आती। यान हल्का सा मुस्कुराया, जैसे उसे अंदाजा ही न हो कि यह पहचान कितनी बड़ी चीज है। यान ने वो प्लेट ले ली और मजाक में कहा कि चलो, वो सलाहकार की उस भौंकने वाली हरकत को नजरअंदाज कर देगा। हुगोर ये सुनकर थोड़ा झेंप गए। उन्हें उस लड़के की इतनी खरी बात जरा भी पसंद नहीं आई। आखिर में उस विद्वान को वहां से जाना ही पड़ा। पर जाते जाते उन्होंने किस्मत की बात की और कहा कि अगर नसीब ने चाहा तो वे फिर मिलेंगे। यान समझ गया था कि ये पहचान उसके कितने काम आएगी, भले ही ये मुश्किलों के बाद मिली थी। उधर मोमोन भी उस प्लेट को बड़े चाव से देख रही थी। उसे पता था कि इसकी कीमत सिर्फ भावनाओं से कहीं ज्यादा है। टूटे हुए डिब्बों के पास से गुजरते हुए यान ने सोचा कि अब सब इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस नई ताकत का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करता है। पटरियों पर बिखरे मलबे के बीच आगे बढ़ते हुए यान अपनी अगली चालों के बारे में सोचने लगा।
सलाहकार की वो प्लेट सिर्फ हिफाजत के लिए नहीं थी, वो एक जरिया थी, और इसका सही इस्तेमाल करने के लिए दूर की सोचना जरूरी था। अब उसे और उसकी टीम को राज्य के अपने अगले मिशन की तरफ बढ़ना था। उनका रास्ता खतरों और मौकों दोनों से भरा हुआ था। उनका अगला ठिकाना ब्लैक फ्रॉस्ट नाम का इलाका था, जहां एक विशाल मीनार वाला किला उत्तर के वीरान आसमान को छू रहा था। उसके आसपास का इलाका काफी तंग और अंधेरा था। ऊंचे ऊंचे घर एक दूसरे से सटे हुए थे, जिससे गलियां इतनी संकरी हो गई थीं कि रोशनी मुश्किल से ही जमीन तक पहुंच पाती थी। ऐसी ही एक संकरी गली में एक काली तलवार पत्थर जैसी सख्त चीज में धंसी हुई थी। उसकी चर्चा ऐसे हो रही थी जैसे वो कोई मामूली हथियार नहीं, बल्कि कोई पुरानी निशानी हो। एक घनी काली दाढ़ी वाले गंजे आदमी ने मुस्कुराते हुए तलवार की मूठ पकड़ी और पूरे भरोसे के साथ कहा कि उसके क्लाइंट को यही तलवार चाहिए। उसने यान को तलवार की मरम्मत करने और उसे छोड़ देने के बदले 500 गिल्डर देने की पेशकश की। उस जवान नाइट के लिए यह रकम इतनी बड़ी थी कि उसके सारे प्लान बदल सकते थे। लोहार इस बात से हैरान था कि इसकी मरम्मत में इतना खर्चा क्यों आएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान ने इंकायर्न जैसी मजबूत चीज को आखिर तोड़ा कैसे। लेकिन यान ने सच में इसे अपनी हद से ज्यादा इस्तेमाल किया था। वो काली तलवार उसे इंस्ट्रक्टर कमांडर ने दी थी, जिन्हें शक था कि क्या यान डार्क ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल कर पाएगा। उस मना की गई तकनीक का जोर इतना ज्यादा था कि इंकायर्न भी उसे झेल नहीं पाया। जब लोहार ने पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए, तो यान ने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया और शुक्रिया अदा किया। लोहार ने बड़े प्यार से यान को गले लगाया और वादा किया कि अगली बार वो और बेहतर सर्विस देगा। पर बाकी ग्राहकों के लिए उसका बर्ताव बिल्कुल अलग और रूखा था। ये अंतर साफ दिख रहा था। ट्रेन हादसे के बाद ट्रेनिंग सेंटर की टीम विलियम नाम के कस्बे में पहुंची, जो बियोवुल्फ इलाके की सरहद के पास था। मौसम खराब होने की वजह से मिशन के लोगों ने तय किया कि वे खुले रास्तों के बजाय विलियन के दरवाजों से होकर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। हालांकि शहर के दरवाजों को चलाने वाले जादुई घेरे में माना भरने की जरूरत थी, इसलिए गार्ड ने उन्हें अगले दिन दोपहर तक बंद रखने का फैसला किया। शुक्र है कि विलियम एक छोटा सा कस्बा था। वहां का जादुई ढांचा छोटा होने की वजह से उसे रिचार्ज करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। स्पेशल टास्क फोर्स ने इस अचानक मिले खाली वक्त का इस्तेमाल आराम करने और अपनी थकान मिटाने के लिए किया। वे कस्बे की संकरी गलियों में टहलने निकल पड़े। अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार यान खुद को सैनिकों या रईसों के बीच नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच पा रहा था। इस जिंदगी में जागते ही उसे सीधे ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया गया था। यह चहल पहल और सादगी उसे थोड़ी अजीब और नई लग रही थी। मोमोन एक ऊंचे पद के नाइट के कंधों पर मजे से बैठी थी और बड़े चाव से आसपास देख रही थी। लेकिन जब उसने इस सब के अजीब होने की बात कही, तो यान उसकी बात समझ नहीं पाया। मोमोन को एक बार फिर रॉयल नाइट काइल और ट्रेन हादसे के बाद उनसे हुई मुलाकात की याद आई। वो मंजर उसके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा था। उसने पूछा कि क्या वाकई यान उस नाजुक वक्त में काइल से निकलने वाली पीले ड्रैगन की जादुई शक्ति को महसूस नहीं कर पाया। यान बेखबर होकर शहर के लोगों को देख रहा था। उसने माना कि उसे ऐसी किसी ऊर्जा का पता नहीं चला। मोमोन उसे हैरानी से देखने लगी। वो दंग थी कि यान अपनी खुद की शक्तियों के बारे में इतना अनजान कैसे हो सकता है। उसने समझाया कि माना के केंद्र में सिर्फ 6 तत्व जमा हो सकते हैं, काला, लाल, नीला, हरा, मिट्टी जैसा और सुनहरा। सुनहरे तत्व के अंदर ही पीले ड्रैगन का अंश छिपा होता है। यान को समझ नहीं आया कि वो इतनी परेशान क्यों है। उसके लिए ताकत तो बस ताकत थी, कई तत्वों में से एक।
उसकी इस सादगी भरी सोच ने मोमोन को सचमुच हैरान कर दिया। मोमोन ने दलील दी कि अगर इसमें महारत हासिल करना इतना ही आसान होता तो कोई भी साम्राज्य खड़ा कर लेता। ड्रैगन की ऊर्जा पाने के लिए माना हार्ट के अंदर दैवीय ड्रैगन की सांस के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होता है। यह एक पवित्र विरासत है जो इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका साथी इतनी बड़ी बातों के बारे में इतना अनजान कैसे रह सकता है। उसने मजाक में पूछ भी लिया कि क्या उसके दिमाग में कुछ है भी या नहीं। यान ने रूखेपन से जवाब दिया कि हाँ, सब कुछ वही है। मोमोन ने वो ड्रैगन ऊर्जा सिर्फ दो ही लोगों में महसूस की थी, एक इंस्ट्रक्टर कमांडर और दूसरे शहजादे लियोन कैवलान में, क्योंकि वे सीधे बहामुत के वंशज थे जो साम्राज्य के संस्थापक थे। लेकिन यान के दिमाग में ट्रेन हादसा या बागी नहीं बल्कि काइल घूम रहा था। उस रॉयल नाइट की मौजूदगी ने उसके अंदर कुछ अलग ही हलचल मचा दी थी। यह जानने के लिए कि इस आदमी का उसकी किस्मत से क्या लेना देना है, यान ने इसके बारे में और पता लगाने का फैसला किया और चुपचाप उसका नाम याद कर लिया। अचानक एक राहगीर ने उसे पहचान लिया और एक नंबर बोला, 974। यह सुनकर यान को ऐसा लगा जैसे पुरानी जिंदगी की कोई गूंज सुनाई दी हो। एक पल के लिए वह कोई मिशन लीडर या खास कैडेट नहीं रहा, बस यादों की गहराइयों से निकला वही पुराना नाम बन गया। जैसे ही वह कोने से मुड़ा, उसे लेडी लोरेना बियोवुल्फ और चेरिल ढेरों शॉपिंग बैग्स लेकर आती दिखीं। उनके चेहरों पर सुकून और जीत जैसी चमक थी, मानो ट्रेन हादसे से बच निकलने के बाद रोजमर्रा के काम भी किसी बड़ी जीत जैसे लग रहे हों। उन्होंने यान से रुकने की जगह पर चलकर आराम करने को कहा, पर यान ने शांति से समझाया कि उसने हथियार ठीक होने के लिए दिए हैं और अभी मिशन की तैयारियां भी बाकी हैं। लड़कियों ने जोर दिया कि वे भी तैयारी ही कर रही हैं, हालांकि उनकी तैयारी का अंदाज थोड़ा अलग ही था। यान ने उन्हें शक भरी नजरों से देखा। उसे लगा कि उनकी तैयारियां किसी मिशन की तैयारी कम और जमकर शॉपिंग करने का बहाना ज्यादा लग रही थीं। चेरिल, जो इतनी कम उम्र में ही 8वीं रैंक की नाइट थी, ढेर सारे बैग्स संभाले बस मुस्कुराती रही। इतनी शॉपिंग करने के बाद भी उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। लोरेना ने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। उसने कहा कि उन्होंने सिर्फ वही चीजें खरीदी हैं जिनकी सख्त जरूरत है, खासकर आने वाली कड़ाके की ठंड के लिए खाने पीने का सामान। यान ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा कि क्या वे यह सारा खाना एक ही दिन में खत्म करने वाली हैं। यह सुनकर चेरिल थोड़ा हिचकिचाई और मदद के लिए अपनी सहेली की तरफ देखा। फिर आंखों में शरारत भरी चमक के साथ चेरिल मुस्कुराई, जैसे कहना चाह रही हो कि अगर मौका मिले तो वे वाकई यह सारा खाना खत्म कर सकती हैं। उसने यान को भी शॉपिंग पर साथ चलने को कहा और आगाह किया कि उसके अभी के कपड़े बियोवुल्फ के इलाके में काम नहीं आएंगे। पर यान ने जोर देकर कहा कि वह अपनी जरूरत का सामान खुद चुनना पसंद करेगा। चेरिल ने हाथ जोड़कर और मासूम चेहरा बनाकर उससे साथ चलने की मिन्नत की। यान उसे गौर से देखने लगा और सोचने लगा कि खतरा टलते ही लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। दुकान के अंदर सेल्समैन ने वादा किया कि वह खास ध्यान देकर यान के लिए सबसे अच्छे कपड़े चुनेगा। इतने ध्यान मिलने से यान थोड़ा झेंप गया और उसने धीरे से उस आदमी को आवाज धीमी रखने को कहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि खिड़की के पास एक दीवार के पीछे कोई छिपा हुआ है और उनकी हर बात चुपचाप सुन रहा है। खिड़की के पास रखे स्टैंड्स पर खूबसूरत ड्रेसें किसी कलाकृति की तरह सजाई गई थीं, ताकि आने जाने वालों का ध्यान खींचा जा सके। दुकान का एक हिस्सा भारी पर्दों से ढका हुआ था, जहां पास ही कुछ कुर्सियां रखी थीं ताकि ग्राहक आराम से अपनी बारी का इंतजार कर सकें। यान ने पहली बार ऐसी जगह कदम रखा था।
वह काले रंग के दस्ताने पहनकर देख रहा था और अपनी उंगलियों को मोड़कर चेक कर रहा था कि वे फिट आ रहे हैं या नहीं। उसने एक कामचलाऊ विंटर कोट, मजबूत दस्ताने और टिकाऊ जूते चुने। उसने जानबूझकर बहुत भारी चीजें नहीं लीं, क्योंकि उसे लगा कि ज्यादा वजन लड़ाई के वक्त रुकावट बनेगा। पास ही मंडराते हुए मोमोन ने उसे ताना मारा और चिढ़ाते हुए जंगली सुअर कहा, क्योंकि उसे यान की पसंद अच्छी नहीं लगी। यान ने भी रूखा जवाब दिया और कहा कि उसकी अपनी पसंद भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। चेरिल ने मजाक में पूछा कि क्या यान पूरी दुकान खरीदने का इरादा रखता है। उसने उसे लोरेना के कपड़े देखने के लिए भी कहा, जिसे सुनकर यान हैरान रह गया। आखिर में ट्रायल रूम का पर्दा बड़े फिल्मी अंदाज में खुला और मानो एक फैशन शो शुरू हो गया। लोरेना सबसे पहले ऐसी ड्रेस पहनकर निकली जो बहुत ज्यादा टाइट थी और सफर या लड़ाई के लिहाज से बिल्कुल बेकार थी। यान मन ही मन सोचने लगा कि भला ऐसे अजनबी शहर में कोई ऐसे कपड़े क्यों चुनेगा। इसके बाद वह एक काले और सफेद कपड़ों के जोड़े में बाहर आई, जो दिखने में शालीन और सादा था। इस ड्रेस में उसकी पर्सनैलिटी निखर कर आ रही थी। तीसरी ड्रेस हल्की कवच, आर्मर जैसी लग रही थी। लोरेना ने मुंह बनाते हुए कहा कि पता नहीं कड़ाके की ठंड वाले इलाके के लिए कोई स्विमवियर जैसे कपड़े क्यों बनाता है। जब सेल्समैन ने एक और ड्रेस दिखानी चाहिए तो लोरेना ने साफ मना कर दिया। वह इस सब से काफी थक चुकी थी। उसने कहा कि उसे कुछ भी खास पसंद नहीं आ रहा, हालांकि चेरिल बार बार कह रही थी कि उस पर हर ड्रेस जंच रही है। चेरिल ने यान की तरफ देखा और चाहा कि वह भी अपनी राय दे। यान ने भी गोलमोल बात न करते हुए ईमानदारी से कहा कि हर कपड़ा लोरेना पर अच्छा लग रहा है। उसे लगा कि लोरेना को बस इसलिए अजीब लग रहा है क्योंकि उसे ऐसे कपड़े पहनने की आदत नहीं है। लोरेना ने भी बस हाँ में हाँ मिला दी, पर उसके चेहरे से ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। चेरिल कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर से पूछा कि यान को उन सब में से सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी। थोड़ा सोचने के बाद यान ने कहा कि उसने जो अभी पहन रखा है वही सबसे अच्छा है। वह उस पर पूरी तरह जंच रहा था। वैसे तो वह हर कपड़े में अच्छी लग रही थी, पर इस ड्रेस में उसकी सादगी और योद्धा वाली पर्सनैलिटी दोनों ही निखर कर आ रही थीं। यान की इस सच्ची तारीफ ने लोरेना को हैरान कर दिया और वह शर्म से थोड़ी लाल हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। एक पल के लिए तो लोरेना चुपचाप खड़ी रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यान ऐसी बात कहेगा। अचानक वह मुड़ी और कहने लगी कि वह वापस जा रही है। चेरिल ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसने अनसुना कर दिया। चेरिल ने घबराकर यान से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे वह ऐसे चली गई। यान ने कहा कि उसने तो कुछ गलत नहीं बोला। इस अजीब सी बातचीत के बाद चेरिल ने जल्दी से सामान समेटा और लोरेना के पीछे चली गई। यान कपड़ों के बीच अकेला खड़ा रह गया। मोमोन ने इस पूरी स्थिति को पागलपन करार दिया, जबकि यान मन ही मन सोच रहा था कि क्या वाकई उससे कोई गलती हुई या यह सब होना ही था। बाहर आकर चेरिल ने लोरेना से माफी मांगी और कहा कि उसकी वजह से यह सब हुआ। पर लोरेना ने बस उसे शुक्रिया कहा कि उसने सही कपड़े चुनने में मदद की। चेरिल ने उसे सलाह दी कि वह लड़कों की बातों को ज्यादा दिल पर न ले, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लोरेना ने जवाब दिया कि वह वैसे भी फालतू बातों पर ध्यान नहीं देती। नजरें झुकाकर उसने इस बात को वहीं खत्म कर दिया, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी थकान दिख रही थी। जैसे ही वे दुकान से बाहर निकले, एक जानी पहचानी आवाज ने लोरेना को पुकारा। वह यान था। उसने कहा कि अगले दिन दोपहर को शहर के दरवाजे के पास मिलते हैं। उसने उसे वक्त पर आने की याद दिलाई और मजे से कहा, मिलते हैं।
लोरेना को थोड़ा अजीब लगा कि वह इतना जोर से बोल रहा था। उसे डर था कि कोई और कुछ गलत न समझ ले। वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। यान सोचने लगा कि क्या उसने सुना भी या नहीं। मोमोन भी मजे ले रही थी, जिससे यान को और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई। यान अभी भी शॉपिंग और दिन भर की अजीब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि मोमोन अचानक गायब हो गई और वह अकेला रह गया। कहीं और एक धुंधली रोशनी वाले ढाबे में लंबी स्कर्ट पहने एक लड़की ने एक ग्राहक को ड्रिंक दी, जिसने बस सिर हिलाकर शुक्रिया कहा। यह जगह शाइनिंग मून के नाम से जानी जाती थी और विलियम के ट्रांसपोर्ट इलाके के पास थी। यहाँ अक्सर मुसाफिरों की भीड़ रहती थी। यहाँ के रहने वाले और भाड़े के सिपाही दोनों ही यहाँ आते थे, क्योंकि यहाँ का खाना सस्ता और माहौल मजेदार था। एक मेज पर बियर से भरा लकड़ी का बड़ा मग रखा था और उसे पीने वाला आदमी मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था। वह क्रूर ड्वाइट था, जो गुस्से में उबल रहा था। वह चाहे कितनी भी बार सोच ले, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान को कैसे हराया जाए। उसे तो अब यान कोई इंसान नहीं, बल्कि एक साया जैसा लगने लगा था जो उसके दिमाग पर सवार था। आखिरकार अपनी भावनाओं पर काबू पाने के बाद उस रईस नाइट क्रूएल ड्वाइट ने चुपचाप अपने आसपास के माहौल को महसूस किया। उसने उन बारीक बदलावों को पकड़ लिया, चाहे वो लोगों के बात करने का तरीका हो या उनके बैठने का अंदाज, जो आम लोगों की नजर से बच जाते। जब उसने अपने मन में उस ताकतवर योद्धा के साथ हुई पुरानी भिड़ंत को याद किया, तो ड्वाइट को पक्का यकीन हो गया कि यान जानबूझकर खुद को रोक रहा था। उसे लगा कि यान अपनी असली महारत और जानलेवा हुनर को छुपा रहा है, जो अभी तक सबके सामने नहीं आया था। अपनी ड्रिंक की चुस्कियां लेते हुए ड्वाइट इसी सोच में डूबा रहा कि उसका ये प्रतिद्वंद्वी खुद पर इतना काबू क्यों रख रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर आदमी अपनी असली काबिलियत छुपाने पर क्यों अड़ा हुआ है। उसे पास के ग्राहकों का शोर शराबा और बहस बर्दाश्त करनी पड़ी। एक आदमी दूसरे पर शराब के पैसे को लेकर धोखाधड़ी का इल्जाम लगा रहा था। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लगा अब हाथापाई होकर ही रहेगी। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया और ड्वाइट उस शोर में जोर से चिल्लाया। उसने शराब खाने के लोगों को बदतमीज और अनपढ़ गवार कहा, क्योंकि उनकी ऐसी हरकतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। उसने उन लोगों की तरफ मुड़कर अपनी छाती पर उंगली रखी और गुस्से में चिल्लाकर कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि एक ऊंचे खानदान का आदमी शांति से खाना खाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ये मामूली लोग तमीज पूरी तरह भूल चुके हैं। उसने साफ कह दिया कि जब तक वो खाना खा रहा है, कोई जोर से सांस लेने की हिम्मत भी न करे। उसने चेतावनी दी कि अगर शोर बंद नहीं हुआ तो वो खुद उन्हें दिखाएगा कि एक रईस और आम इंसान में कितना बड़ा फर्क होता है। तभी एक चौड़े कंधों वाला भाड़े का सिपाही अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने सीधे ड्वाइट की हैसियत वाली बात को चुनौती दे दी। ये सुनते ही ड्वाइट का गुस्सा और भी भड़क उठा। ड्वाइट ने हैरानी से पास खड़े यान की तरफ देखा। यान ने बड़े शांत अंदाज में उससे पूछा कि वो भी देखना चाहता है कि रईस लोग खाना कैसे खाते हैं। यान के वहां होने भर से माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। ड्वाइट ने हंसते हुए उन लोगों को बिना परवरिश वाले लोग बताया और कहा कि इन्हें तो बुनियादी तमीज भी नहीं है। उधर यान ने माहौल की नजाकत को देखते हुए चुप रहना ही बेहतर समझा। ड्वाइट ने तिरछी नजर से यान को देखा, जो उत्तरी इलाकों के इस मुश्किल मिशन पर उसका साथी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यान की नपीतुली बातों और उसके बोलने के अंदाज का असली मतलब क्या है। पर उसे यकीन था कि स्पेशल नाइट स्क्वाड के इस जांबाज सिपाही ने भी कभी न कभी ऐसी बेइज्जती झेली होगी और समाज के भेदभाव को चुपचाप सहा होगा।
सच तो ये है कि किस्मत और हालात के बदलने की वजह से ही वो आज इस अनजान शहर में था, जो उसकी रईस और महफूज दुनिया से बिल्कुल अलग था। यान ने धीरे से सुझाव दिया कि अगर ड्वाइट अपनी रईसी का सहारा लेना छोड़ दे तो शायद वो और भी ताकतवर बन सकता है। ये बात ड्वाइट को किसी झटके की तरह लगी और वो कुछ पल के लिए सन्न रह गया। अचानक ड्वाइट के कंधों पर दो बहुत ही ताकतवर हाथ आ गिरे। उसने उसे इतने हक से जकड़ा जैसे कोई पुराना जानकार हो और एक भारी आवाज में उसे ऐसे बुलाया जैसे वो कोई मामूली अजनबी हो। वो आदमी बिली थंडरहॉर्न था, जो उन सिपाहियों का लीडर था। उसने ताकत और अरमानों की बातें सुन ली थीं और अब बड़े जोश के साथ उन्हें अपना वो राज बताने के लिए तैयार था जिसे उसने बड़ी मेहनत से सीखा था। बिली ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि असली ताकत कड़ी मेहनत से आती है, जैसे 8-8 घंटे के वेटलिफ्टिंग के 3 थका देने वाले सेट। उसने वादा किया कि अगर ड्वाइट उनके साथ मिल जाए तो वो उसे बॉडी बनाने के लिए खास प्रोटीन सप्लीमेंट भी देंगे। जब उसने सुना कि वो उसे ताकतवर बनाने के लिए उसकी मनचाही चीज देने को तैयार हैं, तो ड्वाइट का सारा धीरज टूट गया और उसके चेहरे पर साफ तौर पर नफरत और गुस्सा दिखने लगा। ड्वाइट बड़ी तेजी से अपनी एड़ी पर मुड़ा और उसने एक जोरदार लात मारी। उसके सधे हुए पैर की ये किक उस भारी भरकम सिपाही को बहुत जोर से लगी। बिली थंडरहॉर्न ने ड्वाइट को एक नाजुक रईस समझने की गलती की थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इतना खूंखार हो सकता है और वो उस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। टक्कर इतनी जोर की थी कि बिली फर्श पर जा गिरा। जब वो वहां बिखरे मग्गों के बीच कराह रहा था, ड्वाइट ने अपनी मुट्ठी तानी और मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसकी ये फूली हुई मांसपेशियां किसी हवा भरे गुब्बारे से ज्यादा कुछ नहीं हैं। बाकी सिपाही ये सब देखकर दंग रह गए। वो अपने गिरे हुए लीडर को देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक बाहरी आदमी ने उसे इतनी हिम्मत के साथ कैसे नीचे गिरा दिया। ड्वाइट ने उन लंबे चौड़े आदमियों को बड़ी हिकारत से देखा। उसके लिए वो बस पसीने से लथपथ मांस का ढेर थे। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि इन सबको एक साथ हराना ही ज्यादा सही रहेगा। पर उसे हैरानी तो तब हुई जब वो सिपाही ड्वाइट की तारीफ करने लगे। वो उसे एक पैदाइशी ताकतवर इंसान मानने लगे और मिन्नतें करने लगे कि वो उन्हें भी सिखाए कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। वो उन लोगों को हैरानी से देखता रह गया, जो कुछ देर पहले शायद बदला लेना चाहते थे पर अब उसे हैंडसम और काबिल बता रहे थे। उनकी नजरों में वो अब एक अलग ही दर्जे का रईस था। अपने गुस्से के बदले ऐसी तारीफ पाकर ड्वाइट सन्न था। उसने वहां मौजूद चेहरों को गौर से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतने उत्साहित क्यों हो रहे हैं। पर अगले ही पल उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसके होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई क्योंकि उसे लोगों से मिल रही ये सीधी सादी पहचान अच्छी लगने लगी थी। सिपाहियों ने ड्वाइट को एक असली रईस माना और वेटर को आवाज लगाकर और शराब मंगवाई ताकि वो उसके साथ बैठकर भाईचारे के साथ जाम छलका सकें। उन्होंने बड़े चाव से उसके खानदान के बारे में पूछा और उसकी पंजा लड़ाने की ताकत के बारे में भी बातें की। वो अपनी गिलासें गटागट खाली कर रहे थे और ड्वाइट पर तारीफों की बौछार कर रहे थे। जब ड्वाइट का मग खाली हुआ तो सबने और भरने के लिए शोर मचाया। अब तक ड्वाइट को भी अच्छी खासी शराब चढ़ चुकी थी और उसने खुशी खुशी सबकी बियर के पैसे दे दिए। उसे अब उन लोगों का गवारपन भी बुरा नहीं लग रहा था। उन हट्टे कट्टे आदमियों ने नाइट की दरियादिली पर खुशी से शोर मचाया। वो उसे अपना नया भाई मानकर उसके सम्मान में जाम उठा रहे थे। जब बाहर गलियों में अंधेरा छा गया तो नशे में धुत ड्वाइट यान से मिन्नतें करने लगा कि वो उसे छोड़ दे।
पर यान ने साफ कह दिया कि पहले वो अपना नशा उतारे, वरना वो और भी फजीहत करा लेगा। यान उस लड़खड़ाते हुए रईस को रात के सन्नाटे में घसीटकर ले जा रहा था और उसे धमका रहा था कि वो उसके कपड़ों पर उल्टी न करे। इधर ड्वाइट अपनी लड़खड़ाती जुबान में जिद कर रहा था कि उसे बिल्कुल नशा नहीं हुआ है। ड्वाइट नशे में बड़बड़ा रहा था कि बिली थंडरहॉर्न कहाँ है। वो उस सिपाही को अपना सगा भाई बता रहा था, जबकि कुछ ही घंटे पहले उसने उसे घटिया कहा था। यान ने उसकी इस विरोधाभासी बात पर बस एक फीकी टिप्पणी की। वो रईस अपने नए दोस्त को मेहनती और नेक दिल बता रहा था, पर साथ ही उन सिपाहियों को बेवकूफ भी कह रहा था, क्योंकि वो उसे तब शाबाशी दे रहे थे जब उसने उनके ही लीडर को पीट दिया था। कैडेट यान अपने साथी को शक की नजरों से देख रहा था। उसे ये बड़ा अजीब लगा कि जो लोग ड्वाइट से उसी दिन मिले थे वो उसके लिए इतने वफादार कैसे हो गए। घने अंधेरे आसमान के नीचे वो होटल की तरफ जा रहे थे और नशे में चूर ड्वाइट बार बार यान से उसकी राय पूछ रहा था। वो खुद इन सब अजीब घटनाओं से हैरान था। उसे ताज्जुब हो रहा था कि कम समय की पहचान में भी उन लोगों ने उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया। उसने धीरे से खुद से सवाल किया कि उसके अपने परिवार ने उसे कभी ऐसा सादा और सच्चा प्यार क्यों नहीं दिया। यान उस पर नजर रखे हुए था, जबकि ड्वाइट उन हंसी मजाक और दोस्ती की यादों में खोया था। उसे पहली बार किसी ने एक अच्छा आदमी कहा था और ये एहसास उसे बहुत अलग लग रहा था। सिपाहियों ने शायद मजाक में ही सही कहा था कि उन्हें ड्वाइट पर यकीन है। उनकी वो बातें ड्वाइट के दिमाग में घर कर गई थीं और ये उसके लिए किसी भी बेइज्जती से ज्यादा हैरान करने वाली बात थी। उसी पल जादूगरनी मोमोन अचानक सामने आ गई। उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि शायद यान ने ड्वाइट के मग में कुछ मिलाया है, जिस पर यान ने बुरा सा मुंह बनाया। मोमोन ने बताया कि उसने खुद यान को ड्वाइट की ड्रिंक में कुछ डालते हुए देखा है। अब यान के पास सच कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने बताया कि उसने एक दुर्लभ पाउडर मिलाया था जो बुरी ऊर्जा को साफ करता है। ड्वाइट की हालत देखकर लग रहा था कि दवा ने काम कर दिया है, हालांकि मोमोन ये जानकर दंग थी कि वो चीज कितनी महंगी थी। मोमोन को समझ नहीं आ रहा था कि यान को ड्वाइट की इतनी फिक्र क्यों हो रही है, पर यान ने शांति से कहा कि उसने ये सब बस पुरानी यादों की वजह से किया है। यान ने समझाया कि जब एक लीडर देखता है कि कोई किसी बुरी शक्ति के असर में कुछ गलत कर रहा है तो उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती रहती है। इसीलिए यान ने मदद की, पर उसने जल्दी चलने को कहा ताकि ड्वाइट को उल्टी न हो जाए। मोमोन ने मजाक में कहा कि जो भी हो, गंदगी उस पर नहीं गिरने वाली, जिससे यान चिढ़ गया। इसी बीच दूर से ड्यूक बेवुल्फ का महल दिखाई देने लगा, जो बहुत ही बड़ा, शानदार और मजबूत था। किले के ऊपर एक बहुत ऊंची मीनार थी जिसकी तिकोनी छत आसमान के बीच चमक रही थी। उसके साथ 3 और छोटे गुंबद थे जो महल को और भी भव्य बना रहे थे। किले के एक बड़े कमरे के अंदर एक बहुत ही बड़ा और अजीब सा आईना रखा था। उसकी सतह हल्की सी चमक रही थी, जैसे कि वो किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। वो विशाल ढांचा किसी खामोश पहरेदार की तरह सीधा खड़ा था और उसके पास खास वर्दी पहने हुए लोगों की कतारें खड़ी थीं, जो बहुत ही अनुशासित लग रहे थे। ये गंभीर योद्धा, जो भारी चोगे पहने थे और जिनके चेहरे हेलमेट के पीछे छुपे थे, ड्यूक बेवुल्फ के महल की रक्षा करने वाले खास नाइट थे। उस चमकते जादुई पोर्टल के बीच से पहले एक इंसान के पैर बाहर निकले और मजबूत पत्थर पर टिक गए। फिर धीरे धीरे वो सारे योद्धा बाहर आए जो अपनी इतनी लंबी और थकाने वाली यात्रा के बाद आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। सबसे आगे शांत दिखने वाला मिशन का लीडर यान खड़ा था।
उसके साथ उसके भरोसेमंद ऊंचे ओहदे वाले नाइट्स चेरिल, लीना और क्रूएल ड्वाइट भी थे। जैसे ही वे उस जादुई पोर्टल से बाहर निकले, उनके सामने महल का वो विशाल और रौबदार नजारा आ गया। उस विशाल किले की मालकिन तो चुपचाप थी, पर चेरिल की आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। वो बड़े शौक से वहां की शानदार बनावट और उत्तर की उस खास खूबसूरती को निहार रही थी। जैसे ही क्रूएल ड्वाइट ने महल की दहलीज लांघी, उसे अपने कवच के अंदर तक बर्फीली ठंड महसूस हुई। वो सोचने लगा कि क्या लोरेना बेवोल्फ का घर हमेशा इतना ही ठंडा रहता है। यान ने बड़े शांत होकर सामने देखा। उसे पता था कि वो यहाँ बस घूमने नहीं आए हैं, उन्हें एक मिशन पूरा करना था और उत्तर के खतरे से लड़ने के लिए ड्यूक बेवोल्फ के सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना था। जिन जंगली कबीलों बर्बेरियंस से उनका सामना होने वाला था, वो अपनी जबरदस्त ताकत, खूंखार स्वभाव और उन जानलेवा कुल्हाड़ियों के लिए पूरे राज्य में बदनाम थे, जो लड़ाई के मैदान में मौत के औजार जैसी चमकती थीं। इस मुश्किल जगह पर जहां उपजाऊ जमीन बहुत कम थी और जिंदा रहने के लिए खून बहाना पड़ता था, वहां जमीन के लिए अक्सर लड़ाइयां होती रहती थीं। इसी वजह से बेवोल्फ खानदान के नाइट्स को हमेशा बहादुर मददगारों की जरूरत बनी रहती थी। हालांकि यान बहादुर था और कई मुश्किल दुश्मनों को हरा चुका था, फिर भी उसे अच्छी तरह पता था कि उत्तर के इस कठोर इलाके में उनके सामने एक बड़ी मुसीबत आ सकती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ के स्वाभिमानी नाइट्स, जो अपने सम्मान के लिए जाने जाते हैं, बाहर से आए योद्धाओं की मदद खुशी सुखी स्वीकार करेंगे या नहीं। उनकी सोच विचार तब रुकी जब लेडी लोरेना बेवोल्फ आगे आईं। उनकी आवाज तो शांत थी, पर उसमें एक गहरा भारीपन था, जैसे वो वहां मौजूद सभी लोगों से कुछ जरूरी बात करने वाली हों। यान ने लोरेना की तरफ सवालिया नजरों से देखा जब उसने चेतावनी दी कि महल के अंदर जो कुछ है वो उनकी उम्मीदों से परे हो सकता है। उसने सबको मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा। साइड में खड़े एक सख्त मिजाज आदमी ने, जिसने बालों की पोनीटेल बनाई हुई थी, इन नए लोगों को आते देखा। उसने साफ साफ पूछा कि स्पेशल यूनिट से जो मदद आने वाली थी, उसका क्या मामला है। उस आदमी ने अपने सीने पर हाथ रखकर बड़े सलीके से नमस्ते किया और अपना नाम हांस मेरिंगर बताया। उसने कहा कि वो बेवोल्फ हवेली का बटलर है और मेहमानों को याद दिलाया कि उन्हें यहाँ तमीज से पेश आना चाहिए। हांस मेरिंगर की राय साफ थी, भले ही ये मेहमान कितने ही खास क्यों न हो, पर बिना बुलाए आए इन लोगों को वापस वहीं लौट जाना चाहिए जहां से ये आए हैं। उसने समझाया कि उत्तरी कमांड ने न तो कोई बाहर से मदद मांगी थी और न ही वो किसी मेहमान के स्वागत के लिए तैयार थे। उसने उम्मीद जताई कि लोग उसकी साफगोई को गलत नहीं समझेंगे। किसी ज़माने में हांस मेरिंगर बेवोल्फ महल के नाइट्स का एक खूंखार कमांडर हुआ करता था। अब उम्र की वजह से वो रिटायर हो गया था, पर उसकी वफादारी वैसी ही थी, बस अब वो बटलर का काम संभाल रहा था। यान को लगा कि अपनी जवानी में ये आदमी पक्का बहुत ताकतवर रहा होगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा योद्धा अब एक बटलर की ड्रेस पहने खड़ा है। लोरेना बेवोल्फ ने हांस के पास जाकर धीरे से कहा कि उन्हें मिले कितना वक्त हो गया है। पर हांस ने बड़े सख्त अंदाज में जवाब दिया और उसे तमीज से बात करने की याद दिलाई। उसने साफ किया कि वो यहाँ बस मिलने जुलने नहीं आई है, बल्कि एक सरकारी मिशन पर आई है और वो स्पेशल यूनिट की प्रतिनिधि है। हांस ने बड़े भारी मन से उसे माय लेडी कहकर बुलाया, पर वो ये बात नहीं भूल पाया कि कैसे वो बिना बताए चली गई थी और उसके जाने के बाद महल में सब कितने परेशान थे। भावुक होकर हांस ने कहा कि लोरेना की बातें चुभने वाली थीं। उसने माना कि उसके बिना बताए अचानक स्पेशल यूनिट में शामिल होने से घर के सब लोग बहुत दुखी और परेशान थे। रात घिर आई थी और यान,
चेरिल और क्रूएल ड्वाइट आंखें फाड़कर ये सब देख रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना निजी और भावुक हो जाएगा। जैसे ही हांस की नजर लोरेना के गाल पर एक हल्की सी खरोंच पर पड़ी, वो गुस्से से लाल हो गया। उसने पूछा कि वो कैप्टन कौन है जिसने उसे चोट लगने दी। लोरेना ने जवाब दिया कि इसी डर की वजह से वो वापस नहीं आना चाहती थी। हांस को ये बात दिल पर लगी, क्योंकि पूरे घर के लोग बस इसी उम्मीद में दिन काट रहे थे कि वो एक दिन वापस आएगी। आखिरकार लोरेना का गुस्सा ठंडा हुआ। उसने माना कि वो थोड़ी कड़वी हो गई थी और उस वफादार नौकर की बात मान ली जिसने उसके पीछे घर को संभाला था। लोरेना ने अब प्यार से हांस की तरफ देखा और उसके सफेद होते बालों को देखकर बड़े प्यार से उसका हालचाल पूछा। बटलर की वो सख्ती फिर से गायब हो गई। वो हैरान था कि जिस मालकिन को उसने अभी डांटा था, वो उसे इतना प्यार दिखा रही है। हांस मेरिंगर, जो अभी तक पत्थर जैसा सख्त दिख रहा था, अब खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। वो लोरेना को वापस देखकर बहुत खुश था और उसे बड़ी राहत मिली थी। उत्तर की उस ठंड में कांपते हुए हांस लोरेना को अंदर ले गया। वो वहां के बावर्ची की बड़ी तारीफें कर रहा था। इस चक्कर में वो लगभग भूल ही गया था कि यान और बाकी लोगों को भी अंदर बुलाना है। जब लोरेना महल के बड़े गलियारों से गुजर रही थी, हांस ने उसे बताया कि ड्यूक बेवोल्फ जल्द ही शिकार से वापस आने वाले हैं। उसकी आवाज में एक अलग ही उत्साह था। उसने ये भी कहा कि ड्यूक के आने पर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे, पर अपने पिता का नाम सुनते ही लोरेना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हांस की तरफ मुड़कर धीरे से कहा कि फिलहाल उसके पिता के बारे में कोई बात न करे।